अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज और बात कर लेते हैं पाकिस्तान के हवाले से। पहले एक रिपोर्ट आई कि हम करप्शन में 2 नंबर ऊपर चले गए हैं, तो कोई बात नहीं, हमने इस पर कोई कान नहीं धरे। हमने फिर देखा कि जमहूरियत जो है मुल्क ममालिक में, आलमी दुनिया में, उसमें जमहूरियत के हवाले से हम 6 स्टेप्स नीचे आ गए हैं, तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम सुन रहे हैं कि जी टेररिज्म, जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, उसमें पाकिस्तान का नंबर जो है वो दूसरा है। और आपको ये बता दें कि हम 24 करोड़ अवाम हैं। 24 करोड़ अवाम का ये दूसरा नंबर है। 1000 से तजावुज कर चुके हैं टेररिज्म अटैक्स इन 2024 अलोन। और इसमें 45% जो लोग मारे जा रहे हैं वो शहीद हों या जिस तरह से हम कहते हैं खवारिज फितने खवारिज हों, उनकी जो नंबर्स है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रही है। लेकिन मजे की बात जो है, वो सबसे अच्छी बात और सबसे मजे की बात यह है कि नंबर 1 पे जो है इस इंडेक्स में वो बर्किना फासो है। अब आप लोगों ने शायद पता नहीं इसका सुना भी है कि नहीं, अफ्रीका में एक मुल्क है जिसकी टोटल आबादी जो है वो 2 करोड़ 80 लाख करोड़ कह लीजिए, तो वहां पे वो नंबर 1 है और हम 24 करोड़ आवाम के साथ नंबर 2 हैं। लेकिन ये मसला ही नहीं है। इस पर जब बात होती है इल्जाम तराशी ही होती है। जो केपी में हो रहा है वो भी इल्जाम तराशी होती है कि सूबाई हुकूमत कुछ कर नहीं रही, और फेडरल हुकूमत कहती है कि हम जरा मईशत के ऊपर टेंशन दे रहे हैं। तो अगर मईशत को ही संभालना है तो को किस तरह संभालना है, ये एक सवाल है। टेररिज्म को संभालने के लिए हैं, जवान हैं, लेकिन हमें कुछ ना कुछ और हिकमत अमली अपनानी पड़ेगी, बिकॉज कॉस्ट ऑफ लाइफ एंड इट्स वेरी कॉस्टली। सो ख्वाजा आसिफ साहब ने आज एक फिर बयान दिया है। आज तो बाजवा साहब की बात भी कर दी उन्होंने, तो बाजवा साहब को बुलाएं और पूछें फिर कैसे ही टेररिज्म फैला। जरा सुनिए जी। वो अपने मफादात की जंग थी और बाजवा साहब का जिक्र किया, फैज हमीद का जिक्र किया। फैज हमीद साहब बहुत सारे काउंट्स में उनको गिल्टी पाया गया है और ऑफ कोर्स उनका फील्ड कोर्ट मार्शल जारी है। लेकिन कहीं भी ये जो पॉलिसी है तालिबान को रीसेटल करने की, वो इल्जामात में शामिल नहीं है। और बार बार इमरान खान साहब की हुकूमत को कहा जाता है, लेकिन ये महज सिर्फ इमरान खान साहब का सोली डिसीजन नहीं था। ये जाहिर है हमारे इदारे इसमें मुलव्वस हैं और हमारे जो 80 अरकान पार्लियामेंट हैं वो भी इसमें इसकी तायीद में थे। तो दे कैन नॉट just brush off the responsibility कि ये सिर्फ खान साहब ने किया। लेकिन in any case what they can do and what is being done is, आज सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी को सुबह 8 बजे के करीब अपने घर से अरेस्ट किया गया और वो है जी हिरन के शिकार में। आज ऑपोजिशन ने वॉकआउट भी किया और शिबली फराज साहब भी खूब गरजे बरसे। लेकिन उमर अयूब साहब ने भी यूनिफाइड अलायंस का एक जो है नक्शा पेश कर दिया है। दे रिफ्यूज टू बैक डाउन। और अगर ये कोशिश वो कह रहे हैं कि अगर ये कोशिश है अब्बास बप्पी को अरेस्ट करने की, ये शुरुआत है उस यूनिफाइड अलायंस को अपने रास्ते पे रुकावट बनाने की, तो ये कामयाब नहीं होगा, क्योंकि वो रास्ता साफ है और JUIFA भी और उनके साथ होगी। सुनिए क्या कह रहे हैं जी। और ये सिंध का पानी बेचने जाने का इल्जाम लगाया है, लेकिन सिंध के हालात जो हैं वो हम सबके सामने हैं। बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॉन्फ्रेंस जमातों को भी कह रही है कि आप जो है वो धरने ना करें। हमने ये फैसला कर लिया कि हम पानी किसी को नहीं देंगे। लेकिन जाहिर है कि उमर अयूब साहब थिंक्स डिफरेंटली। लेकिन सबसे ज्यादा दहशतगर्दी जो इस वक्त हम देख रहे हैं वो हो रही है KP में और हो रही है बलोचिस्तान में। और जैसे पंजाब तो कोई लगता है कि डिस्कनेक्टेड है, कुछ फेडरल हुकूमत भी डिस्कनेक्टेड है, एक मईशत के ऊपर बैठे हुए हैं, तो कोई टेररिज्म के ऊपर बात नहीं है, कोई नेशनल एक्शन प्लान पे बात नहीं है। और ये नंबर्स जो कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, बर्किना फासो के बाद हमारा दूसरा नंबर है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में। तो इस पर मजीद बात करेंगे। 2 सेनेटर्स हमारे साथ हैं, हुमायूं मोमिन साहब PTI से और हमारे साथ है कामरान मुर्तज़ा साहब JUIFA से। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। ये तो पहले बता दीजिएगा सर, ये हिरन के शिकार पे क्या सजा होती है हुमायूं मोमिन साहब? और ऑन अब्बास बप्पी साहब की जो अरेस्ट है ये हिरन का शिकार करने पर ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है, मुझे नहीं मालूम। आज जब हम लोगों ने ये इशू उठाया था तो आप सोच लें कि जो लॉ मिनिस्टर साहब थे उनको भी नहीं पता था इसके बारे में। उनको जब बताया गया तो इट वाज अ न्यूज़ फॉर हिम। और जहां तक पाकिस्तान के जो लॉज का ताल्लुक है वो ये है कि बगैर चेयरमैन के इंफॉर्मेशन के या उनकी इजाज़त के आप किसी हाजिर जो इस वक्त सेनेटर होते हैं उनको आप अरेस्ट नहीं कर सकते। उनके बगैर कहे या उनके बगैर इजाज़त के या उनके बगैर इंफॉर्मेशन के आप ये नहीं कर सकते।
लेकिन उसके बावजूद ये हो रहा है और ही डिड नॉट इवन नो। फिर उन्होंने फिर कहीं पूछा, फिर उनको ये नहीं पता था क्या हुआ। कभी कहते हैं कि पता नहीं इस वजह से हुआ है, वाइल्ड लाइफ हुआ है, फिर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अब मुझे नहीं पता कि हिरन उस कैटेगरी में आता है कि जिसको हम ट्रॉफी हंटिंग कहते हैं। फिर नंबर 2 ये भी नहीं पता कि वो कह रहे थे कि जी गलत तरीके से किया, क्या नहीं किया, पता नहीं हिरन का शिकार था, पंजाब में कुकड़ी का शिकार था, मुझे नहीं पता किस चीज का शिकार था, क्या चीज था। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि गैर कानूनी बात हुई है। अगर उनके ऊपर कोई केस बनता था, कोई सही होता था, तो आप उनको सही तरीके से कर ले। देखिए, हमें कोई इतराज नहीं है, आप किसी को पकड़ते हैं, मुझे पकड़ते हैं, किसी और को पकड़ते हैं, कोई इतराज नहीं है। लेकिन उसके लिए एक तरीक़ाकार जब कानून में आपने वाजिया कर दिया, आप उस कानून को क्यों बाईपास करते हो? आपने सारे कानून आज तक बाईपास किए। पिछले 3 सालों में आपने जितने कानून, जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल वो चीजें थी, जो एवेन्यूज थे, सबको आपने बाईपास किया है। आपको पता है कि बलूचिस्तान से एक जो सेनेटर साहब है, जब उन्होंने रिजाइन किया तो फौरन ही दोबारा उनका इलेक्शन हो गया। लेकिन केपी से डॉक्टर सानिया निश्तर सितंबर से उन्होंने रिजाइन किया हुआ है, ना उनका वो इस्तीफा मंजूर कर रहे हैं, ना नया इलेक्शंस करा रहे हैं। ये इनको देख ले किस लिहाज से। सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब बहुत बड़े लॉयर हैं, इनसे पूछ लें कि आज भी जो सेनेट है वो ड्यूली फॉर्म नहीं है। जब सेनेट ड्यूली फॉर्म ना हो, जो कि आपका आर्टिकल 60 कहता है, तो फिर आप ना प्रेसिडेंट का इलेक्शन करा सकते हैं, ना आप चेयरमैन का इलेक्शन करा सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ हो रहे हैं, सब कुछ इसलिए हो रहे हैं कि इन लोगों को सूट करता है। ये लोग बगैर, असल में इनका बेस है नहीं, तो जिन लोगों के पास मेरिट ना हो वो हमेशा गलत तरीके से सारा काम करते हैं। और ये हुकूमत जो बेसिकली 17 सीटों की हुकूमत है और जिनके 54 वजीर बन गए, और जिन लोगों को ये कहते थे कि आप करप्ट हो, उनको इन्होंने वजीर बना दिया है। मतलब करप्ट, इनका मेन क्राइटेरिया ये समझ आता है कि आप करप्ट हो, आप हॉर्स ट्रेडिंग में हो, आप अपनी लोगों के साथ सिंसियर ना हो, तो आप इनकी हुकूमत में वजीर बन सकते हो। इनकी हुकूमत में वो वजीर बने कि जिन्होंने आजकल पूरी दुनिया में पाकिस्तान की एक किस्म की बेइज्जती करा रहे हैं। अपनी स्पीड बताते कि मोहसिन नकवी स्पीड है, मैंने स्टेडियम बना दिया, स्टेडियम के अंदर लोग तबसरे कर रहे हैं कि आप सोचिए कि वो कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी, और जगह जगह पानी खड़ा है। मतलब वो जमीन, वो ग्राउंड ऐसा बना है कि जाओ जो पानी को चलें, ठीक है। मैं जरा एक मिनट, मुझे आगे बढ़ने का मौका दीजिएगा। मैं कामरान मुर्तजा से, ठीक है। अच्छा मुर्तजा साहब, ये फरमाइएगा, कामरान साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये फरमा दीजिएगा क्योंकि जाहिर है बलूचिस्तान में तो आपको पता ही है कि हालात ऐसे हैं, जैसे वो तो चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड है शायद वो सूबा, लेकिन केपी के साथ भी यही मामला हो रहा है और बार बार यही सूबाइयत और ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब ये हम ग्लोबल अवेयरनेस इंडेक्स में हमारा नंबर 2 है, नंबर 1 पे बर्किना फासो है, जिसकी टोटल आबादी जो है वो 2 करोड़ 80 लाख के करीब है, और हम 24 करोड़ अवाम का मुल्क है, और हमारी नंबर 2 है ग्लोबल अवेयरनेस इंडेक्स में। हम टेररिस्ट को पकड़ नहीं सकते, लेकिन हम जो है ऑन अब्बास बप्पी को पकड़ सकते हैं क्योंकि उन्होंने हिरन का शिकार किया। ये, और अब ये वजीर कानून को भी पता नहीं था। ये बदकिस्मती की बात है। एक तो बात जो मेरे इल्म के मुताबिक जो है, ये हिरन का शिकार गो कि इसको पसंद नहीं किया जाता कि शिकार किया जाए जानवरों का, मगर ये काबिल दस्त अंदाजी पुलिस जो है ये जुर्म नहीं है। यानी इसके ऊपर जो है वो इस्तगासा दाखिल होगा, और जब इस्तगासा दाखिल होगा तो फिर बेलेबल वारंट्स इशू होंगे, ना कि नॉन बेलेबल वारंट, यानी गिरफ्तारी नहीं होगी। अगर किसी का वारंट बेलेबल इशू हो भी जाए तो उसको कहेंगे कि जलगा दे दो और उसके बाद फलां तारीख को हाजिर हो जाओ। दूसरी बात यह है कि सेनेट का इजलास जो है वो कल से तलब हो चुका है और ये इनको पकड़ा है सुबह, तो ये एक और दूसरी जो है ना वो इलीगलिटी है, गलत काम करते हैं। और इससे क्या मकसद क्या हासिल होगा? मासवाए अपनी बेइज्जती के, किसी और की बेइज्जती नहीं हो रही। पब्बी साहब जो है ना आज चले पकड़ लिया, कल तक वापस आ जाएंगे, मगर ये जो कुछ तमाशा लगता है या जो कुछ होता है उससे हुकूमत जो है वो लेग डाउन होती है। इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है, समझते हैं कि हम कोई बहुत अच्छा काम करते हैं और इसके नतीजे में कोई उनकी ताकत में मजीद इजाफा हो जाता है। इनफैक्ट ये
वो अपनी कमजोरी का मुजाहरा कर रहे हैं, वो वीकनेस जो उनकी इनहेरिटेड वीकनेस जो इनके अंदर है उसका मुजाहरा करते हैं। और हम ये देख रहे हैं कि वो हर रोज जो है उनके हाथों से ताकत निकलती जा रही है और ये रेत की तरह जो मुट्ठी में है और आहिस्ता आहिस्ता ये रेत कम हो रही है। लेकिन कामर मिर्जा साहब, ये जो हमारा टेररिज्म इंडेक्स में नंबर आया है, आप ये देखिए ये कितना डेंजरस है। मतलब 1000 तक हमारे जो वो कह रहे हैं कि 1099 जो है टेररिज्म रिलेटेड केसेस हमारे पेश आए हैं और 45% जो अमवात हैं वो बड़ी हैं। मतलब इस पर किसी को कान नहीं धरने हैं, मईशत को देखना है, लेकिन फिर ये काम किसने करना है? ये नेशनल एक्शन प्लान, पार्टियों को इकट्ठा बिठाना और ये इन चीजों को देखना, एड्रेस करना। जो काम ये कर रहे हैं, ये 1 साल से ये कह रहे हैं कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उसमें जो है ना 1050 तो ये मान रहे हैं ना शहादतें या अमवात, बल्कि इससे ज्यादा हैं, ये 1200-1400 के लगभग हैं। और ये 45% मान रहे हैं, वो 45% नहीं है बल्कि इससे कुछ ज्यादा है। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो रिपोर्ट नहीं होते, या बहुत सारे स्पेशली ये बलूचिस्तान से मुतालिक बहुत सारे मामलात जो है वो छुपा दिए जाते हैं। इस वक्त कोयटा में भी हाई अलर्ट चल रहा है इस वक्त, यानी आपका एक कैपिटल जो है वहां पे थ्रेट अलर्ट चल रहा है, हाई थ्रेट अलर्ट। और ये कह रहे हैं कि एक आध दिन से शायद जहाज जो नहीं जा रहा उसकी वजह भी कोई थ्रेट अलर्ट है। तो आप जो करने के काम है वो आपसे हो नहीं रहे हैं, आपसे आपकी गवर्नेंस जो है वो बिल्कुल नहीं है। तो ये बाकी पार्टीज को बिठाना, तो ये तो एक सियासी अमल है, और सियासी अमल जो है वो सियासी अमल करने वाले जो है वो इस तरह के जैली जो है वो नताइज के ऊपर हुकूमतों में नहीं आते। हार जाना इससे बेहतर होता है। मैं समझता हूँ कि इससे किसी के हारने से, इलेक्शन में हारने से कोई बेइज्जती नहीं होती, मगर किसी के इस तरह से फॉर्म 47 के जरिए आने से, इलेक्शन कमीशन की कनायमत से या किसी और ताकतवर हलकों की कनायमत से आके इस तरह कब्जा कर लेना, उसमें ज्यादा बेइज्जती होती है जमहूरी लोगों को। और जो कहते हैं अपने आप को डेमोक्रेट कहते हैं, उनको जो है ना वो शायद ये बहुत जो है ना उनके लिए बुरी बात होती है, ताने वाली बात होती है कि वो इस तरह की हुकूमतें लें। लेकिन सर, क्वेटा में थ्रेट अलर्ट की बात आपने की, तो मोहम्मद शरीफुल्लाह जिसको हमने हैंड ओवर किया है अमेरिका में, और वो जाहिर है दाइश से भी उनका करीबी ताल्लुक है, और वो दाइश आपको पता है एक्टिव है पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में भी और स्पेशली केपी में और बलूचिस्तान में। तो इसमें जाहिर एक रिपरकशन आएगी, क्योंकि हमने एक हैंड ओवर किया है कि मुतालबा अमेरिका ने किया, हमने उस पर सरेखम किया और हमने उनको दे दिया। तो आपको लगता है ये बगैर डिस्कशन के या पार्लियामेंट में लाने से नहीं, मगर कम से कम कोई बात इस पर होनी चाहिए थी कि हैंड ओवर कर रहे हैं ताकि सब अलर्ट हो जाएं, ताकि सबको पता हो? उनको देखिए एक कानूनी तरीका कार है। अगर अपने यहाँ आपने किसी को पकड़ा है, उसको उन कैदियों को भी हैंड ओवर करने के लिए पहले आपके और उनके दरमियान कोई ऐसा मुआहदा होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि अमेरिका के साथ आपका कोई ऐसा मुआहदा है या नहीं है। फिर आपको जो है ना यहाँ से आप वो यूनाइटेड नेशंस के हवाले से कह रहे हैं सर, वो इसका मतलब है उनके साथ मुआहदा नहीं है। ठीक है, ये तो फिर ऐसे किसी जो है ना उनकी जो है ना वो अब जब वो नहीं है तो फिर इसको कान को घुमा के पकड़ रहे हैं, यूएन के किसी चार्टर का हवाला दे रहे हैं। तो यूएन की और बातें यूएन ने की हुई हैं, वो याद आई हैं इनको या नहीं आई हैं। और स्पेशली जो है ना ये जो फंडामेंटल राइट्स जो है ना यहाँ पे इन्फ्रिंज हो रहे हैं, उसके हवाले से यूएन ने बहुत सी बातें की हुई हैं। कभी खुदा करे कि उनको याद आ जाए अपने सिटीजन्स के हवाले से, अपने सब्जेक्ट्स के हवाले से। ये तो दूसरों एक अफगान शहरी को दूसरे मुल्क के हवाले करने के से उनको यूएन याद आ गया, अपने शहरियों के हवाले से भी अल्लाह करे कभी याद आए इनको। अच्छा सर, वो सेनेट, वो जो अभी एक बात करके मोहम्मद साहब, मैं आपका कमेंट लेके फिर वापस उनके पास जाना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने कहा सेनेट इनकम्प्लीट है। जाहिर है खैबर पख्तूनख्वा में हमने सेनेट के इलेक्शन नहीं करवाए हैं, हमने कोई भी चीज जो जाहिर है जो आईनी है वो हमने बाईपास कर देते हैं जब हमारा दिल चाहता है। तो आपको नहीं लगता कि इस पर भी कोई बात होनी चाहिए? स्पेशली बल्दियाती इंतखाबात पंजाब में नहीं हो रहे, 2015 में आखिरी इंतखाबात हुए थे। मतलब ये तमाम तर चीजें, क्या मसला क्या है, ये क्यों नहीं फॉलो होती? 3-4 चीजें जो है ना वो बहुत तशवीशनाक है। आपका NFC अवार्ड जो है वो नहीं आ रहा, बहुत तशवीशनाक है। ये कई दफा हो गए, उसमें PTI गवर्नमेंट में एक दफा अटेम्प्ट हुई थी, और वो जो अटेम्प्ट हुई थी और जो उसको जो ना उन्होंने रीडिजाइन किया था, वो मेरा ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट की उस पे था, मंशा के ऊपर था। फिर उसको मैंने चैलेंज किया कोर्ट में और अल्टीमेटली वो सेट असाइड हुआ, वो NFC अवार्ड।
तो उसके बाद से जो है ना वो बिल्कुल कोई भी जो है ना वो NFC अवार्ड सिर्फ उसकी एक्सटेंशन हो जाती है। और इस तरह से फिर आपके यहाँ ये अपना लोकल बॉडीज इलेक्शन नहीं होते, ये बहुत तशवीशनाक बात है। और कब से नहीं हो रहा है उसको भी 4-5 साल हो गए हैं। देन जो है ना आपका सेनेट इनकम्प्लीट है, ये बहुत तशवीशनाक बात है। फिर आपकी जो स्पेशल सीट्स वाला मामला है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये निज़ाम जो है वो आपने रेत के ऊपर जो है ना रखा हुआ है। किसी टाइम पे खुदा न खास्ता इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप समझते हैं कि इस तरह से मामला चल रहे हैं, ये चल नहीं रहे, चलते सिर्फ नजर आ रहे हैं। ठीक है, ओके मोहम्मद साहब, बैक टू यू। जरा थोड़ा सा आप अगर हमें गाइड कीजिएगा कि अब ये टेररिज्म के हवाले से आप बार बार केपी के सूबे को खुद ही कहते हैं ये सूबाई मसला है, ये सूबाई मसला क्राइम हो सकता है, सूबाई मसला और चीजें हो सकती हैं, पर स्पेशली जो कुरम, पारा, चनार और स्पेशली जो ये अटैक्स हो रहे हैं कभी बन्नू में, तो ये तमाम तर चीजें आपको लगता है कि कोई एक पेज पे आने की जरूरत है, ऑपोजिशन और हुकूमत और इंटेलिजेंस एजेंसीज हों, बाकी इदारे हों, ताकि सब एक पेज पे आकर नेशनल एक्शन प्लान जिसको हमने नहीं सही तौर पर अपनाया है और ना ही उसको हम अपना सके हैं, ना उसको लाहे अमल दे सके हैं, तो क्या ये होना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं, मेरी अंडरस्टैंडिंग, हो सकता है मैं गलत समझता हूं, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग, और मैं मिसाल के लिहाज से दूंगा। एक घर है, उस घर में 6-7 भाई हैं और उनके बच्चे हैं, हर एक को एक 1-1.5 बेडरूम मिला हुआ है और वो उधर रह रहे हैं, ठीक है। अब उनके अंदर, अब घर के अंदर एक भाई के बच्चे दूसरे भाई के बच्चों से लड़ते हैं, या एक भाई के बच्चे दूसरे किसी कमरे से कुछ चीज उठा के ले जाते हैं या वहां पे उनको चोट कर देते हैं, इसको हम तशबीह दे सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर से, जिसमें चोरी हो गई, जिसमें छोटी मोटी चीजें हो गई, जिसमें लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें कुछ तोड़ फोड़ हो गई। ये एक चीज है। एक है आपके घर के अंदर 4 दीवारी, आपने बाहर 4-5 गार्ड्स भी रखे हुए, सारी चीजें, लेकिन बाहर से लोग दीवार फलांग कर आते हैं और आके आपके घर के अंदर डाका डालते हैं, लोगों को मारते हैं और चले जाते हैं। ये जो काम है, इसको आप एक घर के इसको आप वो नहीं कह सकते हो कि ये भी लॉ एंड ऑर्डर है। ये टेररिज्म और लॉ एंड ऑर्डर में आपको फर्क करेंगे। अगर आप फर्क नहीं कर सकेंगे, आप उसको एड्रेस नहीं कर सकेंगे। अगर आप फर्क नहीं कर सकते, इसका मतलब है आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेररिज्म एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट। दैट मीन्स यू आर टोटली इन, आपकी कैपेसिटी नहीं है कि आप इस चीज को एड्रेस कर सके। जो टेररिज्म होता है ना, इसकी प्रोटेक्शन के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो आपके आइज एंड ईयर्स होते हैं, वो इदारे जो आपको पहले से प्री वॉर्न करते हैं, ये उनकी वजह से एप्रीहेंड होते हैं। मतलब मुझे इत्तला मिलती है कि फलानी जगह पे एक शख्स बैठा हुआ है, उसने ये प्लान कर रहा है, मैं एज एंटी टेररिज्म जो मेरी फोर्स है या जो काउंटर टेररिज्म वाले हैं, मैं उनको लेकर जाऊंगा और वहां पे जाके लोगों को एप्रीहेंड करूंगा या उनको पकड़ूंगा। ये एक साइकिल होता है। अगर मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही कि कौन कहां से दीवार फलांग के आ रहा है, मेरा जो गार्ड है वो बैठा हुआ है, वो मुझे बता ही नहीं रहा कि पिछले वाले जो दरवाजा है वहां से लोग आ रहे हैं, मैं उसको किस तरीके से वहां से जाऊंगा। वो तो आके शीशा तोड़ के या कुछ करके चले जाएंगे। तो इन चीजों को समझने के लिए अकल की और अकल के लिए मेरिट की जरूरत है। जब हमने ऐसे लोगों को आके बिठा दिया है जिनके पास न मेरिट है न जिनके पास अकल है, ठीक है। अभी आप बात बता रही थी अपने उसमें वो बिठा तो दिया, वो बैठे हुए, तो उनके साथ आप बैठ के मामलात को ठीक कर लेना। मुझे एक बात बताएं, आपको मैं किसी जाहिल के साथ बिठा दूं, आप उसके साथ क्या बात कर लेंगी? क्या बात कर लेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते। जहालत से दूर भागना चाहिए। नहीं सर, ऐसे तो मैं आपको बता रहा हूं ना। अच्छा जी, ये आप मुझे ख्वाजा आसिफ साहब की क्या कैपेसिटी है? जी, ख्वाजा आसिफ साहब की क्या कैपेसिटी है? वो आधी रात को जिस बंदे को फोन करते थे कि मैं हार रहा हूं, प्लीज मुझे जिता दो, आज उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। लेट मी जस्ट गो टू कामरान मिर्जा साहब। ये जो अफगानिस्तान पॉलिसी है हमारी, जो टाइम टू टाइम चेंज होती रही है कि हमने किस तरह से करना है, कभी रीसेटल किया, कभी वापस भेज दिया, कभी फैसला कर लिया कि गुड तालिबान बैड तालिबान टाइप सिचुएशन, लेकिन उसके आप क्योंकि ये बात मौलाना साहब कई बार पार्लियामेंट में चुके हैं कि बहुत मामलात खराब है, और वो ये ओपनिंग भी दे रहे हैं कि वो अफगानिस्तान जाके मामलात को ठीक करने की कोशिश भी कर रहे हैं।
आपको लग रहा है कि हमें अफगानिस्तान से बातचीत करनी पड़ेगी, ना कि हमें उनसे कोई इस तरह की डिफेंसिव पॉलिसी पे लाना पड़ेगा? दूसरा ये भी कि परवेज खटक साहब की जो ये बात कर रहे थे कि अब करप्ट लोग आ गए हैं हमारे काबीना में, आप उसको कैसे देखते हैं? ऐसा है कि अफगानिस्तान पॉलिसी, मौलाना साहब जो है अफगानिस्तान गए भी थे और फिर आके उन्होंने सारा मामला जो है रियासत को बता भी दिया था और उस डायरेक्शन में आगे बढ़ा भी जा सकता था। तो ये आगे शायद बढ़ना नहीं चाहते हैं, या एक अजीब सी बात है कि हम अफगानिस्तान के साथ अपने मामले खराब कर रहे हैं और इस खराबी का नतीजा जो है वो आपके दो सूबों में ज्यादा प्रॉब्लम्स की सूरत में निकलता है। हमेशा माजी यही बताता रहा है। तो ये या समझते नहीं है या समझना नहीं चाह रहे या जानबूझ के कर रहे हैं, कुछ इस तरह की बात है, वरना बुनियाद मौजूद है और इवन जो है ना इसमें किरदार भी अदा किया जा सकता है इस मामले को सुधारने के लिए। अगर रियासत चाहती है या हुकूमत चाहती है तो ये मामला दुरुस्त किया जा सकता है या दुरुस्ती की तरफ कोशिश की जा सकती है। बाकी आपने खटक साहब का पूछा, खटक साहब के साथ मुझे कोई ज्यादा जो है ना उनके हवाले से ज्यादा मालूमात नहीं है। ये अब मैं तो गवर्नमेंट को ही दुरुस्त नहीं समझता, मैं इलेक्शन को ही दुरुस्त नहीं समझता। तो उसमें खटक साहब के आने से या किसी और दोस्त के आने से, जिसमें 27 वजीरों के महकमे मेरा ख्याल अभी तक डिसाइड नहीं हो पाए, एक हफ्ता तो होने को अब, तो हमारी कारकर्दगी जो ना इतनी आइडियल है। वैसे तो वजारतें जो बनती है ना वो नीड बेसिस पे बनती हैं। देखते हैं कि मोहम्मद साहब डॉक्टर है तो फिर इनको कोई मेडिकल से रिलेटेड जो है ना वो शोबा दे दो, कामरान साहब जो है ना वो वकील है, इनको लॉ से रिलेटेड कोई दे दो, या इनकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन में डाल दो। यहाँ पहले वजीर बन गए हैं और अब उनके महकमे समझ में नहीं आ रहे कि महकमा क्या करें, और वो एक अजीब सा जो है ना वो वहां पे तूफान ऐसा खड़ा हुआ है कि मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है ना प्राइम मिनिस्टर भी सर पकड़ के बैठे होंगे कि किसको कौन सा महकमा दें, और जबरदस्ती की जा रही है। हर एक जो है ना वो मतलब का जो है अच्छा महकमा मांग रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे आपको इजाजत दीजिएगा, वक्फा लेना है और उसके बाद बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी 3 हफ्ते वो पेका ऑर्डिनेंस के खिलाफ जो पिटिशंस थी उसके लिए अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया है, और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में किस तरह से मामला पेका का जाएगा, क्योंकि बाकी जगह से हमें कुछ नहीं पता चल रहा। 3 हफ्ते बहुत होते हैं, उसमें देख लेंगे क्या होता है, लेकिन उस पर भी बात करते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक। सेनेटर मोहम्मद ने और सेनेटर कामरान मिर्जा साहब ने कुछ सवालात उठाए हैं, हम चाहते हैं उनका जवाब लें। हमें नून लीग का मौक़िफ़ जानने का मौका मिला है। निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका हाशमी साहब। हाशमी साहब, NFC अवार्ड नहीं है, बल्दियाती इंतखाबात पंजाब में नहीं हो रहे, सेनेट इनकम्प्लीट है लेकिन फिर भी मामला चल रहे हैं, एक रिजर्व सीट्स का मामला है वो भी वैसे ही लटका हुआ है। तो आप समझते हैं कि उसके बाद टेररिज्म इंडेक्स पे हमारा नंबर 2 आना, और फिर हम जो अटैक्स में तेजी देख रहे हैं और जो हम हाई अलर्ट सिटीज देख रहे हैं, कोई वाज़ेह पॉलिसी आप मुरतब कर सकें किसी चीज के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी जो पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है वो बड़ा वाज़ेह, बड़ा क्लियर है। जब APC अटैक हुआ था उसके बाद हमारी जब हुकूमत आई 2013 में, तो हमने सारे स्टेक होल्डर से, पॉलिटिकल पार्टी से, पाकिस्तान के तमाम फोर्सेस को इकट्ठा किया और नेशनल एक्शन प्रोग्राम हमने तरतीब दिया। और उसके बाद आपने देखा होगा मोहम्मद नवाज साहब के दौर में हमने टारगेट किलिंग से लेकर के दहशतगर्दी तक बहुत ज़्यादा कर्ब किया और बड़ा सुकून का एक दौर चल रहा था। मगर फिर भलाओ हमारी उस वक्त की जुडिशरी का, जब साकिब निसार साहब ने सोचा कि वो कोई अटकलियाँ करें, वो अपने साथ मिला लिया उन्होंने। बाजवा साहब को भी, फिर आसिफ सईद खोसा साहब भी आ गया, उनको एक्सटेंशन भी दे दिया उन्होंने। तो फिर चीजें जब आप एक बार देखिए, बनाना मुश्किल काम होता है, मुंतशिर करना बड़ा आसान काम होता है, और फिर आपने एकदम से मुंतशिर कर दिया हर चीज को, और जो ब्रेक डाउन हो गया। और फिर जो हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ जब कोई इंडक्ट होता है गवर्नमेंट में, वो ब्यूरोक्रेसी में हो, वो सिविल ब्यूरोक्रेसी में हो, वो ताजिर हो, अंजुमन ताजिरात हो, वो किसान हो, हर कोई फिर अपना अपना एक नुक्ता नजर बना लेता है और अपने नुक्ता नजर से चलता है, अपने इंटरेस्ट को पहले टेक केयर करता है।
माशरे के इंटरेस्ट को, सोसाइटी के इंटरेस्ट को, नेशन के इंटरेस्ट को बहुत पीछे छोड़ देता है। हम कहते तो हैं टेलीविजन पे आकर के और पब्लिक गैदरिंग में कि हम रिश्वत नहीं लेना चाहते हैं, नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, मगर हम खुद इंसाफ नहीं करते, ना अपने साथ करते हैं, ना अपने घर के साथ, ना अपने हल्के के साथ, ना अपने इलाके के साथ, सिर्फ हम अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ करते हैं, अपने लोगों के साथ करते हैं। तो फिर इस तरह के रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। ये एक हाथ से एक अचानक नहीं होता, परवरिश करते हैं, बहुत टाइम इसको लगता है परवरिश होने में। तो परवरिश करने के बाद इस मुकाम तक हम पहुंचे। आपने जो बात की बल्दियात की, हमें याद है कि 2018 से लेकर 2018 में जब पंजाब में एक अच्छी खासी बल्दियाती गवर्नमेंट चल रही थी, अचानक आए उस वक्त की हुकूमत ने उसको बिल्कुल सी घर भेज दिया सबको और डिसॉल्व कर दिया लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम को। और उसके बाद वो लोग कोर्ट में गए, लाहौर हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, डायरेक्शन देते रहे, कोर्ट्स ने डायरेक्शन दे दिया, उसके बावजूद नहीं हुआ। सारे मेयर्स गए, सारे चेयरमैन गए, नहीं हो सका। मुझे याद है कि हमारे जो लाहौर के मेयर थे, भावलपुर का मेयर था, पिंडी के मेयर थे, सारे गए, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जो एक मिथ है, हमारे जो बाबू लोगों का भी एक सोच है, वो देखते हैं कि जनाब पावर हमारे पास अगर आ जाता है, लोकल बॉडीज से अगर माइनस होकर हमारे पास आता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास आ जाता है, तो दे आर मोर कंफर्टेबल बिकॉज दे आर एक्सरसाइजिंग देयर पावर। वो खुद अब वो जिम्मेदार हो जाते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट होती है कि रोड भी बनाना है, उन्होंने सेवरेज के भी बारे में उन्होंने बात करनी है, पार्क भी उन्होंने देखना है, जो लोकल प्राइमरी एजुकेशन उसको भी उन्होंने देखना है। तो फिर बल्दियाती इदारे और निज़ाम फिर बर्बाद हो जाते हैं। और वो एक वेस्टेड क्वार्टर है जो कभी भी नहीं चाहता है कि मुंतखब लोग, जिनको जवाब देना होता है अपने लोगों को, अपने माशरे को, अपनी गली को, कि ये गली क्यों नहीं बना, ये नाकिस क्यों बना। मगर जब कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से लोग आते हैं तो फिर वो तो किसी को जवाब नहीं देते हैं, वो तो सरकारी अफसर है, बाला होते हैं। तो ये हमारी वजूहात है, सबका सब वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से बल्दियाती इलेक्शन को बहुत पीछे धकेल दिया गया। कोई ना कोई समरी आ जाती है, मीम नेक निकाल लेते हैं कि जी अभी नहीं होना चाहिए, कोई कहता है अभी लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, कोई कहता है अभी सूटेबल टाइम नहीं है, कोई कहता है अभी हल्का बंदी नहीं हो सकी है। तो ये बुनियादी जिम्मेदारी जो है हमारे इलेक्शन कमीशन की है, उनको जो प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन है खास करके उनकी जिम्मेदारी है कि वो ये एक फुल टाइम इदारा है। मतलब मैं ना ही समझूं इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सर ये यूनिफाइड फ्रंट आ रहा है आपको ईद के बाद, आपको टफ टाइम देने के लिए, आपको डर लग रहा है कुछ? जी अब बहुत अच्छी बात है। अगर यूनिफाइड फ्रंट आ रहा है तो यकीन जाने कि बुनियादी जो जिम्मेदारी होती है सियासी जमातों की, बहुत सारी जमात इकट्ठी, वो होता है आप अपने मंशूर और अपने प्रोग्राम के तहत लोगों को डिलीवर करें। आज केपी में एक हुकूमत है जो कि यूनिफाइड जमात के लोगों की है, वो उनको कहें जाकर के मैक्सिमम रिलीफ दे, लोगों की मैक्सिमम खिदमत करें, गवर्नेंस को बेहतर करें, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करें, जेलों का निजाम बेहतर करें, आबपाशी का निजाम बेहतर करें। लेकिन सर केपी में हो रहा है, अगर खुदा ना खास्ता वो पंजाब में हो रहा होता या वो सिंध में हो रहा होता तो आप लोगों का रिएक्शन डिफरेंट होता ना? नहीं, देखिए अगर आपने अपने गवर्नेंस को लूज किया, अगर आप किसी अपने सियासी एजेंडे पे है कि किसी को गिराना है, किसी को लाना है, लोग बुनियादी तौर पे इसलिए वोट डालते हैं किसी भी एक पार्टी को, किसी भी एक फर्द को और उस पार्टी को, कि वो समझते हैं कि इससे इस पार्टी का जो प्रोग्राम है, जो मंशूर है, शायद 1 करोड़ नौकरियां मिल जाए, शायद 50 लाख बन जाए, शायद। हाशमी साहब आप किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, मेरे पास वक्त कम है। मोहम्मद साहब आपने किसी चीज का आपको जवाब मौसूल हो गया तो मुझे बताइए। देखिए जी, मुझे किसी बात का जवाब जैसे आप हैं वैसे मुझे भी मौसूल नहीं हुआ, पूरे पाकिस्तान को मौसूल नहीं हुआ। इधर उधर की बात कर रहे हैं इनके जो है ना, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अभी इनके वो इरफान सदीकी साहब ने एक बात की थी और सुन ले, उन्होंने जब इनकी ये एक्सटेंशन हुई है कैबिनेट में, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है, ये कॉम्प्रोमाइज्ड हुकूमत है। ये लोग जब आप कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं तो फिर उसकी हद नहीं रहती। जिन लोगों को ये चोर कहते थे, जिन लोगों को ये वो कहते थे क्या है ये लैंड ग्रैबर्स हैं, जिन लोगों को कहते कि ये इस्लामाबाद में ये ड्रग्स सप्लाई करते हैं, उन सबको इन्होंने अपने साथ शामिल कर दिया। क्यों? इनको ड्रग्स की भी जरूरत है, इनको लैंड माफिया की भी जरूरत है, इनको वो सारी कि भाई क्या क्या चीजें कैसे आपको लगता है आप कॉम्प्रोमाइज हैं हाशमी साहब? आपको लगता है आपकी हुकूमत कॉम्प्रोमाइज है? मोहम्मद साहब, I have very little time. Sorry, Mohammed साहब, I'm going to interrupt you, but I just want Nihal Hashmi साहब, you have a defense for this. इरफान सदीकी साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, इरफान सदीकी कह रहे हैं जी। आप पंजाब से भी लोग ले रहे हैं, सिंध से भी लोग ले,
ये फेडरल गवर्नमेंट है और औरतों को भी लेना है, लेडीज की भी सीट है, माइनॉरिटीज की भी सीट है, ट्रेड यूनियन वालों को भी लेना है, नौजवानों को भी लेना है। तो हमने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। कंप्रोमाइज वो लोग करते हैं जो कहते हैं बाजवा साहब के साथ जो लोग मिले हुए थे, आसिफ सईद खोता, हम कंप्रोमाइज, आज शहबाज शरीफ साहब डिलीवर कर रहे हैं। आज हमारा खारजा पॉलिसी बहुत बेहतर है। आज हमारे इकोनॉमी की जो वो ये जो ग्लोबल अवेयरनेस इंडेक्स की जो आज ये शाया हुआ है और पाकिस्तान नंबर 2 पर है, और जिस तरह से वो बता रहे हैं कि कितना फीसद इजाफा हुआ है, कितने अटैक्स में इजाफा हुआ है, ये एक फाइनल वेकअप कॉल है हमारे मुल्क के लिए भी, हमारे मुल्क में जो इदारे हैं उनके लिए भी। हम सबको मिलकर इस मेनेस, जो टेररिज्म की मेनेस है, उससे लड़ना होगा और उसके लिए हमें एक पॉलिसी मुरतब करनी होगी, एंड दैट हैज टू बी डन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। और एक पेज इस पर आना चाहिए और सबसे पहले आना चाहिए। आपने प्रोग्राम देखा, शुक्रिया।